नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि कानूनों के विरोध में किसान संगठनों का आज दिल्ली में प्रदर्शन है। इसको देखते हुए दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस ने कड़ी सुरक्षा कर रखी है। इतना ही नहीं, पुलिस ड्रोन के जरिए भी नजर रख रही है। वहीं बैरिकेडिंग के चलते बॉर्डर पर भीषण जाम लग गया है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के विरोध में हरियाणा और पंजाब में किसानों का गुस्सा भड़क गया है। दिल्ली आ रहे किसानों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया। इससे गुस्साए किसान पुलिस से भिड़ गए। किसान आंदोलन को देखते हुए दिल्ली मेट्रो ने अपनी सेवाओं में बदलाव किया है। दिल्ली से नोएडा, गाजियाबाद समेत एनसीआर के सभी शहरों को जोड़ने वाली लाइनों पर बॉर्डर के 2 स्टेशनों के बीच मेट्रो सेवा दोपहर बाद 2 बजे बंद रहेगी। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने किसानों को प्रदर्शन से रोके जाने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि केंद्र के तीनों खेती बिल किसान विरोधी हैं। ये बिल वापस लेने के बजाय किसानों को प्रदर्शन करने से रोका जा रहा है। शांतिपूर्ण प्रदर्शन उनका संवैधानिक अधिकार है। केंद्रीय श्रमिक संगठनों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते आज देश भर में बैंकों का कामकाज प्रभावित रहेगा। 10 केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने केंद्र सरकार की विभिन्न नीतियों के खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया। इस हड़ताल में कई बैंक संगठनों ने भी शामिल होने की घोषणा की है। मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए दहशतगर्दों के हमले की आज 12वीं बरसी है। गृह मंत्री अमित शाह ने जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आपकी वीरता और बलिदान के प्रति राष्ट्र सदैव कृतज्ञ रहेगा। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच कम होते सामंजस्य पर चिंता जताई है। उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं को सीमा नहीं लांघने की नसीहत दी है। नायडू ने कहा है कि न्यायपालिका और विधायिका एक दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण कर रहे हैं। चक्रवाती तूफान निवार तमिलनाडु और पुडुचेरी के तटों से गुजरता हुआ आगे निकल चुका है। मौसम विभाग ने बताया कि तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश अभी भी जारी है। वहीं भारी बारिश के चलते चेन्नई के कई इलाकों में जल जमाव हो गया है। एलएसी पर तनाव के बीच भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये परीक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर किया गया। सतह पर किए गए परीक्षण के तौर पर मिसाइल ने 300 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को सफलतापूर्वक भेद लिया। एलएसी पर चीन से जारी तनाव के बीच भारत ने एक अमेरिकी कंपनी से लीज पर 2 प्रीडेटर ड्रोन लिए हैं। भारतीय नौसेना जिसका प्रयोग हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के लिए कर सकती है। इस ड्रोन को रक्षा मंत्रालय द्वारा मंजूर आपातकालीन खरीद शक्ति के तहत किया गया है। पीएम मोदी ने अर्जेंटीना के महान खिलाड़ी डिएगो माराडोना के निधन पर शोक जताया है। पीएम मोदी ने कहा है कि डिएगो माराडोना फुटबॉल के एक दिग्गज खिलाड़ी थे। उनके असामयिक निधन से हम सभी दुखी हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। पीएम मोदी ने गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक गुरु नानक देव के जीवन और आदर्शों पर आधारित है। चंडीगढ़ के रहने वाले कृपाल सिंह ने इस पुस्तक की रचना की है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने गांधी नेहरू परिवार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों ने पूरी क्षमताओं के साथ काम नहीं किया। इसके पीछे नियत और इरादों में कमी थी। उन्होंने रायबरेली रेल कोच कारखाना का उदाहरण पेश किया। ड्रीम प्रोजेक्ट होने के बाद भी जिसे कांग्रेस शुरू नहीं कर पाई। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने फिक्की द्वारा आयोजित डिजिटल वैश्विक R&D सम्मेलन 2020 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना के टीके के उत्पादन और वितरण के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित कर रही है ताकि मांग पूरी की जा सके। भारत में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 92,66,000 के पार पहुंच चुका है। इसमें से अभी तक 1,35,223 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। देश में पिछले 24 घंटे में 44,489 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं 524 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार गए हैं। दुनिया भर में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 6 करोड़ के पार पहुंच चुका है, जबकि अभी तक 14,17,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। महामारी की चपेट में आए 4 करोड़ 16 लाख लोग ठीक भी हुए हैं। विश्व में कुल सक्रिय मामले 1 करोड़ 71 लाख हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कोरोना टीके को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दिसंबर के अंत में और जनवरी के शुरू में टीकाकरण का काम शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में एक टीके को विकसित करने में अच्छे परिणाम मिले हैं। कोरोना महामारी से निपटने के लिए दिल्ली के अस्पतालों में आज से टीके पर तीसरा परीक्षण शुरू हो गया है। एम्स के अलावा जीटीबी अस्पताल में करीब 4,000 लोगों को टीके की डोज दी जाएगी। भारत बायोटेक कंपनी के स्वदेशी टीके पर यह परीक्षण शुरू हुआ है। केंद्र सरकार ने मिशन कोविड सुरक्षा शुरू किया है। इसका लक्ष्य संभावित टीके विकसित करने के प्रयासों में तेजी लाना है। जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि टीकों को जल्द लाइसेंस मिल सके, जिससे प्रक्रिया पूरी होने के बाद टीकों को बाजार में उतारा जा सके। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ है। सूत्रों ने बताया कि हमले में घोष को किसी प्रकार की चोट नहीं आई है, लेकिन उनके काफिले में शामिल कार का आगे का शीशा क्षतिग्रस्त हो गया है। असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा नेता की ओर से दिए गए सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान के बाद जमकर हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि अगर हैदराबाद के ओल्ड सिटी में पाकिस्तानी हैं
तो इसके लिए भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार हैं। ये उनकी विफलता है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने संसदीय समिति आईटी के चेयरमैन शशि थरूर को हटाने की मांग की है। निशिकांत दुबे ने कहा कि संसदीय समिति की एक मर्यादा होती है, जिसका शशि थरूर पालन नहीं कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने माता पिता की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाली लड़की को लेकर एक अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि बालिग होने के कारण युवती को अधिकार है कि वो जहां चाहे और जिसके साथ चाहे रह सकती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक सर्वे के मुताबिक रिश्वतखोरी के मामले में भारत की स्थिति एशिया में सबसे खराब है। घूसखोरी के मामले में भारत पहले नंबर पर है, जबकि कंबोडिया दूसरे और इंडोनेशिया तीसरे नंबर पर है। सर्वे के अनुसार भारत में घूसखोरी की दर 39% है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय को कोरोना हो गया है। जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की जानकारी उन्होंने खुद अपने ट्विटर हैंडल से दी है। उन्होंने अपने संपर्क में आए लोगों से टेस्ट कराने की अपील की है। बता दें कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को भी कोरोना हो चुका है। हरियाणा में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। गृह मंत्री अनिल विज ने बताया कि 3 सदस्यीय ड्राफ्टिंग कमेटी में गृह सचिव टीएल सत्यप्रकाश, एडीजी नवदीप सिंह और एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक मनचंदा शामिल हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन को जीत पर बधाई दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दोनों देश टकराव की राह पर नहीं बढ़ने की भावना को बरकरार रखेंगे, साथ ही द्विपक्षीय रिश्तों को स्वस्थ व स्थिर विकास की दिशा में लेकर जाएंगे। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सशस्त्र बलों को वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों में प्रशिक्षण को मजबूत करने और अपनी क्षमता बढ़ाने का आदेश दिया। जिनपिंग ने कहा है कि सेना को युद्ध जीतने के स्तर वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। मध्य प्रदेश विधानसभा का 3 दिवसीय सत्र 28 दिसंबर से शुरू होगा। ये जानकारी संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण विधेयक पास होंगे। साथ ही लव जिहाद के खिलाफ धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 पेश किया जा सकता है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस सत्र को बढ़ाकर कम से कम 10 दिन करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि विधायिका के सदस्य अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की समस्याएं रख सकेंगे, साथ ही अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में विस्तृत चर्चा हो सकेगी। पंजाब सीएम अमरिंदर सिंह ने नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात की, जिसके बाद सिद्धू के कैबिनेट में पुनः शामिल होने की संभावना है। बता दें कि अमरिंदर ने पिछले साल सिद्धू पर सही तरीके से काम न कर पाने का आरोप लगाया था, जिसके बाद सिद्धू ने इस्तीफा दे दिया था। शाहजहांपुर के तिलहर से भाजपा विधायक रोशन लाल वर्मा की बहू सरिता ने ससुर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। सरिता ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई न होने पर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। 24 घंटे बाद भी कार्रवाई न होने पर उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी। केंद्र सरकार जल्द आदर्श किराया कानून लाने की तैयारी कर रही है। सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में किराए के घरों को प्रोत्साहन मिलेगा। मंत्रालय ने जुलाई 2019 में आदर्श किराया कानून का मसौदा जारी किया था। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने रोशनी कानून को रद्द करने के फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा है कि गरीबों की जमीन कब्जाने के लिए फारूक अब्दुल्ला और उनके परिवार पर मुकदमा चलाया जाए। उन्होंने कहा है कि अब धोखाधड़ी और जालसाजी करने वाले नहीं बचेंगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और बहरीन के विदेश मंत्री ने द्विपक्षीय मामलों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में ऐतिहासिक संबंध और मजबूत करने पर सहमति जताई है। बता दें कि जयशंकर बहरीन संयुक्त अरब अमीरात के 6 दिवसीय दौरे पर हैं। शिवसेना विधायक के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी से राजनीति तेज हो गई है। संजय राउत ने कहा है कि वो ईडी को भाजपा के 120 नेताओं की सूची भेजेंगे। देखेंगे कि क्या ईडी कोई कार्रवाई करती है। इस पर पलटवार करते हुए पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हमें संजय राउत की सूची का इंतजार है। सीएम अशोक गहलोत ने लोगों से कोरोना नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि शादी विवाह का सीजन शुरू हो चुका है, ऐसे में लोगों को ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। शादी और समारोहों में 100 से अधिक लोग भाग न लें। बंगाल के विधानसभा चुनावों से पहले भाजपा की नजर मुस्लिम मतदाताओं पर है। इसको लेकर भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा की विशेषता है कि पार्टी के मंच पर जय श्री राम और सिराज साथ में होते हैं। बता दें कि सिराज आमतौर पर मुस्लिम परिवारों में लड़कों का नाम होता है। तमिलनाडु सरकार ने दूरसंचार ढांचागत कंपनियों के लिए राइट ऑफ वे पोर्टल शुरू किया है। इसका लक्ष्य राज्य में दूरसंचार नेटवर्क ढांचे को मजबूत करना है। सीएम के पलानीस्वामी ने राज्य के आईटी विभाग द्वारा तैयार इस पोर्टल का शुभारंभ किया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा कि क्या हुसैन सागर झील के तट पर बनी पूर्व पीएम पीवी नरसिम्हा राव और एनटी रामाराव की समाधियां हटाई जाएंगी। उन्होंने जलाशय के करीब रह रहे गरीबों को हटाने के अभियान पर सवाल उठाते हुए ये बातें कही। लव जिहाद अध्यादेश को लेकर अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सीएम पर तंज कसते हुए कहा है कि योगी सरकार जनता को भटकाने की कोशिश में लगी है। नफरत फैलाकर समाज को बांटने की भाजपा संघ की पुरानी रणनीति है।
नोएडा प्रशासन ने शादी विवाह आयोजकों को राहत दी। समारोह में 100 से कम लोग शामिल होंगे तो पुलिस या जिला प्रशासन से कोई मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। डीएम सुहास एलवाई ने कहा है कि आयोजकों को सिर्फ जिला प्रशासन की मेल आईडी पर सूचना देनी होगी। कांग्रेस नेता अहमद पटेल का पार्थिव शरीर गुजरात पहुंच गया है। आज पैतृक गांव पीरामन में पटेल के पार्थिव शरीर को दफनाया जाएगा। इसमें राहुल गांधी शामिल होंगे। बता दें कि उनका कोरोना के चलते निधन हो गया था। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काम करने वाले सहयोगियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि टीबी से जुड़ा कलंक बीमारी को सामने लाने में सबसे बड़ी बाधा है। उन्होंने कहा कि बीमारी के खिलाफ लड़ाई को जन आंदोलन बनाने से सभी बाधाएं दूर होंगी। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर में नए भूमि कानून का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि नए कानून से भूमि पर कब्जा करने के मामलों और रोशनी जैसे घोटालों पर रोक लगेगी। उन्होंने कहा कि ये कानून नेता प्रशासन गठजोड़ के माफिया सदस्यों के खिलाफ है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भुवनेश्वर में संघ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। भागवत ने इस मौके पर कोरोना महामारी के दौरान संगठन द्वारा किए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने प्रवासी कामगारों के लिए उचित पुनर्वास पर जोर दिया। ये बैठक आज समाप्त होगी। उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्यात नीति 2020-25 को लागू करने की घोषणा कर दी है। नीति का उद्देश्य निर्यात के क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। इससे निर्यात में वृद्धि के साथ युवाओं को रोजगार समेत कई लक्ष्य तय किए जाएंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 27 नवंबर से सीरीज की शुरुआत होने जा रही है। विराट के पास इस बार कप्तान के रूप में एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा। कोहली को वनडे में सर्वाधिक जीत के रिकॉर्ड की बराबरी करने के लिए 3 जीत की जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में भारत के बल्लेबाज क्रम को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। आईपीएल में केएल राहुल के बतौर ओपनर जबरदस्त खेल दिखाने की वजह से शिखर धवन को जोड़ीदार के रूप में देखा जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर ने भारतीय गेंदबाजों को सराहना के साथ आगाह भी किया है। उन्होंने कहा है कि भारत के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण का काफी सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी टीम के बल्लेबाज आगामी श्रृंखला में उनकी किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।